नमस्कार दोस्तों, द फिजिक्स पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम दूरी और विस्थापन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद चाल और वेग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका, एक वस्तु उत्तर दिशा में 6 मीटर, पूर्व दिशा में 8 मीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर गति करती है। प्रारंभिक स्थिति से वस्तु का परिणामी विस्थापन होगा। दोस्तों, हम यहां बना लेते हैं कि भाई हमारे पास है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमें क्या कहा गया? उत्तर दिशा में 6 मीटर, उसके बाद पूर्व दिशा में 8 मीटर और फिर यहां से वो ऊर्ध्वाधर 10 मीटर ऊपर की ओर गति करती। तो मैंने आपको क्या कहा, एक अक्ष के साथ जब ये जा रही है हमारी 8 मीटर तो 8 आई, वाई अक्ष के साथ जा रही है ये 6 मीटर 6 जी, और जेड अक्ष के साथ जा रही है 10 मीटर यानी कि 10 की। परिणामी विस्थापन चाहिए तो आप इसका क्या कर निकाल लो, परिमाण निकाल लो। तो 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 10 का वर्ग 100, 64 36 100 और 100 200। तो कितना आया 200 यानी 100 गुणित 2 यानी 10√2। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हुआ, 10√2 मीटर। अगले प्रश्न पर आते। प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए के किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा जब पहिया क्षैतिजतः आगे की ओर आधा चक्कर लगाता हो। अब आप समझो, एक पहिया है, इस तरह से समझिए आप, हमारे पास एक पहिया है, ये पहिया है, पहिए की जो त्रिज्या है वह 1 मीटर, पहिए की जो त्रिज्या है 1 मीटर। अब पहिया क्या हुआ, क्षैतिजतः आगे की ओर आधा चक्कर लगा। ठीक है, क्षैतिजतः पहिया आगे की ओर आधा चक्कर लगाता है। अभी पहिया ये वाला पहिए का तल है। ठीक है, अब पहिया घूमा, रोटेट हुआ, आधा चक्कर घूम गया। आधा चक्कर घूमने का मतलब पाई आर चल गया। कितनी दूरी चल गया पहिया? पाई आर दूरी, क्योंकि कितनी दूरी चलेगा आधे चक्कर में? पाई आर चलेगा परिधि के तौर पे। तो पहिया घूमकर आधा चक्कर घुमा और पहिया पाई आर दूरी चल गया। ठीक, यहां आ गया, पाई आर दूरी चला और यहां आ गया मान लो। ठीक, ये दूरी कितनी चल गया पहिया? पाई आर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब पहले कहां था प्रारंभ में? तो प्रारंभ में पहिया यहां था। ठीक है, अब आपको चाहिए विस्थापन। ठीक है भाई, बिंदु का विस्थापन क्या होगा? अब बिंदु आपका यहां आ गया आधा चक्कर काटने के बाद। पहले प्रारंभ में कहां था बिंदु? यहां था। अब कहां है बिंदु? यहां ऊपर है। अब यहां इस स्थिति में आपका बिंदु आ गया। अब ये आपका ये विस्थापन सदिश है, ये विस्थापन है। अब विस्थापन अपने को दिख रहा है, पाई आर है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? 2r यानी कि 2 मीटर। अब इसमें आप लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, या फिर वही, ये आई है और ये जे है, तो अंडर रूट ऑफ पाई आर वायर प्लस, यहां से कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक, तो आर की वैल्यू 1 है, यहां पर भी अपन 1 रख देंगे, तो कितना हो गया 1। तो पाई स्क्वायर प्लस 4, ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक बार और समझ लो, प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए के किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा? तो यहां पृथ्वी के संपर्क पे था। जब पहिया आधा चक्कर घूम गया तो इसका ये वाला बिंदु यहां ऊपर आ गया। अब आधा चक्कर घूमने में कितनी परिधि चला? तो पाई आर चला। 2 पाई आर पूरा होता है तो पाई आर चला, पाई आर दूरी चल गया। और ये जो है त्रिज्या, व्यास हो गया हमारा 1 और 1 2, 1 मीटर त्रिज्या थी। तो ठीक, अब यहां इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाली डिस्टेंस निकाल ली। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में
एक पूर्ण चक्कर 60 सेकेंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के पश्चात इसका विस्थापन होगा। एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकेंड में लगा रहा है। एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकेंड का समय लगा। 2 मिनट 20 सेकेंड के पश्चात विस्थापन। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 2 मिनट में 120 और ये कितने सेकेंड हो गए? 140 सेकेंड हमारे पास टोटल समय है। अब एक चक्कर पूरा करने में उसको लगता है कितना? 40 सेकेंड। 4 तिया 12, 120 सेकेंड में 3 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगा लिए? 3 चक्कर। जहां से चला वहां आ जाता है 120 सेकेंड में। हमारे पास टोटल कितना समय है? 140 सेकेंड का। तो बचे और कितने? 20। तो अब 20 सेकेंड में, 40 सेकेंड में पूरा चक्कर लगाता है, तो 20 सेकेंड में आधा चक्कर लगाएगा। ठीक है, और 20 सेकेंड में आधा चक्कर चल गया। अब देखो आप 20 सेकेंड में कितना चलेगा? आधा चक्कर चलेगा। अर्धवृत्त देखो, एक जो आधा चक्कर चलने का मतलब है, आप ऐसे समझिए इसको शुरुआत से थोड़ा सा, कि हमारे पास एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है ना। ये आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, त्रिज्या है आर। ठीक, पर एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूर्ण कर लिया। एक चक्कर पूर्ण करने का मतलब पूरा, तो 3 चक्कर तो पूरे पूरे ये चला। अब ये कह रहा है कि 20 सेकेंड में आधा चक्कर चलता है। यहां से ये चलेगा, यहां से मान लो ये चला और यहां से चलकर ये यहां आ गया, तो कितनी दूरी चल रहा है? आर और आर, तो विस्थापन कितना होगा इसका? तो 2r विस्थापन। ठीक, आगे बढ़ते। एक वस्तु के वृत्त के चतुर्थांश में वक्री पथ के अनुदिश गति कर रही है, दूरी और विस्थापन का अनुपात। एक वस्तु वृत्त के चतुर्थांश में, चौथे अंश, वक्री पथ पर गति कर, आपकी वस्तु जो है, मान के चलो कि यहां से उसने चलना प्रारंभ किया इस बिंदु ए से, और वो इस बिंदु बी पर पहुंच गई। ये हो गया उसका चतुर्थांश, चौथा अंश। ठीक, अब आपको दूरी निकालना है, तो दूरी बहुत आसानी से निकल आई। दूरी क्या हो गई? चौथा अंश, यानी कि 2 पाई आर का 4th हिस्सा। सिंपल सी बात, आर त्रिज्या मान के चले वृत्त की, तो 2 पाई आर बाय, तो पाई आर बाई 2 तो इसकी दूरी है। विस्थापन, तो विस्थापन हमारा ये है। अब हमें विस्थापन चाहिए, ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक, तो आर वर्ग और आर वर्ग क्या हो गया? तो 2r वर्ग, तो बाहर आएगा तो r रूट। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और कुछ भी नहीं किया है। अब आपको चाहिए दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी बटे विस्थापन। तो दूरी है हमारी पाई आर बाई 2 और ये हो गया आर रूट 2, तो पाई बाई 2 रूट 2। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? पाई की वैल्यू रख दें। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, तो 11/7√2। कौन सा ऑप्शन? तीसरे। अगले प्रश्न, कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, और फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम पीछे आता है। इस तरह वो चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकेंड का समय लगाता है। ज्ञात कीजिए कि जहां से वह चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर दूर गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। गड्ढा है 13 मीटर पर, समझना इस बात को। अब समझो शुरुआत से। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे चला, तो शराबी जब चलता है दोस्तों, तो ये 5 कदम वो चला शुरुआत में, समझ लो, यानी कि 5 मीटर वो गया। पर फिर वो 3 कदम पीछे आता है, 1 कदम चलने में उसको 1 सेकेंड का समय लगा। तो एक जो शुरुआत में कितना समय हो गया? 5 और 5 3 8 सेकेंड का समय लिया। अब 8 सेकंड में ओवरऑल चला कितने कदम? 2 कदम, क्योंकि पहुंचा तो यहीं तक हो,
ठीक, 8 सेकेंड में 2 कदम चला। फिर समझो, फिर गया 5 कदम और फिर लौट के आ गया। ठीक, फिर अगले 8 सेकंड में फिर वो चला वापस से 2 कदम। ठीक है, 3 कदम, 5 कदम आगे चल रहा है, 3 कदम पीछे आ रहा है। फिर अगली बार फिर वो 5 कदम गया आगे। ठीक है, यहां पर फिर 5 कदम गया और 3 कदम आ गया। ओवरऑल कितना चला? 2 कदम, 8। अब ये 24 सेकंड में दोस्तों वो चल चुका है 8 कदम। अब यहां के बाद फिर वो 5 कदम चलेगा, और जब वो 5 कदम चलेगा तो 8 और 5 13 कदम। 13 कदम पर कहाँ है, क्या है, गड्ढा है। अब वापस आने का काम नहीं, तो 5 सेकेंड और लगे। टोटल समय कितना लगा? 29 सेकेंड का समय लगा। ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं देखो कई बार, है ना। ये शराबी वाला प्रश्न तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, अब देखो चाल और वेग के बारे में समझ लेते हैं कि चाल क्या चीज है और वेग क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने चाल, मतलब सामान्यतः आप लोगों को चाल के बारे में पता है। चाल का सामान्य मीनिंग को तो ये हो गया कि धीमा या तेज चलना, तेज या धीमी गति से चलना। तेज या धीमी गति से चलना क्या है? चाल। ये सामान्य सी बात। पर अब मैं ये कहूं कि भैया मैं इस ए बिंदु से बी बिंदु पर, ठीक है, ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में मुझे टी समय लगा। अब ए से बी बिंदु के बीच की दूरी x, तो चाल हो जाएगी x बटा टी। भाई इसी दूरी को आप और कम समय में भी तय कर सकते हो, तो जितने कम समय में तय करोगे चाल उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जितना ज्यादा समय लोगे चाल उतनी कम हो जाएगी। तो पहली सामान्य बात हो गई, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, दूरी का जो मात्रक होता है मीटर और समय का सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगर विमा की बात करें तो दूरी के लिए आप एल यूज करेंगे, समय के लिए टी यूज करेंगे, एल टी इनवर्स। अब ये जो दूर चाल निकल कर आई है, ये चाल एक प्रकार से दूरी से निकल के आई है। दूरी कौन सी राशि थी? तो दूरी अदिश राशि थी, तो चाल भी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। ठीक, किसी भी वस्तु की चाल कैसे निकाली जाती है? तो किसी भी वस्तु की चाल स्पीडोमीटर की सहायता से निकाली जाती है। ठीक है, किसी भी वस्तु की चाल कौन मापता है? तो स्पीडोमीटर मापता है। अब जो चाल हैं स्पीडोमीटर में दिखती हैं, तो स्पीडोमीटर में चाल या तो शून्य हो सकती है या धनात्मक हो सकती है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, बिल्कुल याद होना चाहिए पक्के से। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। चाल सदैव शून्य होगी या फिर धनात्मक होगी। ठीक, ये बेसिक बेसिक सी चीजें। उसी टाइप से आप अगर तुलनात्मक रूप से, अब आप बात करें कि वेग की, है ना। अब आप वेग की बात कर रहे हैं, चाल की केवल डेफिनेशन अभी अपन ने देखी है, फिर प्रकार और इस पर अपन ने बात नहीं। जैसे आप विस्थापन में क्या बोलते थे कि शॉर्टकट बात करते थे, अब मैं उसी शॉर्टकट दूरी को, यानी जो न्यूनतम दूरी थी प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की, जो न्यूनतम दूरी थी उसे विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के जो कि न्यूनतम दूरी एक निश्चित समय में हम तय करें, तो उसे आप क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। तो वेग जो है आपका एक्चुअल में हो गया विस्थापन बटे समय। वेग जो हो गया विस्थापन बटे समय। अब आप बात कर रहे हैं कि वेग कौन सी राशि है? तो वेग सदिश राशि। क्यों? क्योंकि विस्थापन भी क्या होता है? सदिश होता है। जब अपन वेग की बात कर रहे हैं तो इसका मात्रक और विमीय सूत्र वही होगा जो किसका होता है? चाल का होता है। तो वेग का मात्रक व विमीय सूत्र वही होता है जो चाल का होता है। पक्के से ये चीजें अपने को क्लियर हो गई।
कि जो विमित सूत्र चाल का है, ठीक है, वही विमित सूत्र वेग का भी है। वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। वेग जो है, जैसे विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता है, उसी प्रकार वेग भी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक, अब जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो आप कहेंगे कि वेग भी शून्य है। ठीक, अब ऐसी जब वेग विस्थापन ऋणात्मक होता है तो वेग ऋणात्मक होगा, और जब विस्थापन धनात्मक होगा तब वेग धनात्मक होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी चीज, जो दूरी है वो सदैव, दूरी जो है, दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी या बराबर होगी। दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी या और बराबर होगी। तो पक्के से याद रखना है अपने को कि दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी और बराबर होगी। अब जैसे कि दूरी विस्थापन से बड़ी और बराबर होती है, ये हमें याद है, तो उससे हमें ये पता चला कि वेग सदैव चाल से, वेग सदैव, एक यानी उल्टा कर दिया मैंने, माफी चाहता हूँ, चाल सदैव वेग से बड़ी या बराबर होती है। चाल सदैव वेग से बड़ी या बराबर होती है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हमें पता था कि दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है, उस प्रकार से चाल सदैव वेग से बड़ी या बराबर होगी। ठीक है भैया, ये सारी बातें किसके बारे में थी? चाल और वेग के बारे में थी। अब देखो, जो चाल है, चाल पर अपनाए तो एक समान चाल, चाल के प्रकार में बात करें तो एक समान चाल, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती, समान समय में समान दूरी तय करे, तो उसको कहते हैं एक समान चाल। ठीक, और जब एक समान समय में असमान दूरी तय करे, ठीक है, समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसे कहते हैं असमान चाल। दोस्तों, एक चीज और होती है औसत चाल और औसत वेग। औसत वेग तो मैं थोड़ा सा अलग से लूंगा। ठीक है, पहले अपन यहां बात करेंगे तात्क्षणिक चाल की। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं चाल की, अभी मैंने एक ब्रॉड चीज लेकर, बहुत बड़ा समय लेकर हम बात कर रहे थे, अब हम समय को घटाना है और समय को इतना कम कर देना है, मान के चलो कि 0.00001 से, भाई किसी क्षण, तात्क्षणिक किसी क्षण पर वस्तु की चाल, यानी कि बहुत कम समय में वो जितनी दूरी चला, 0.0001 सेकेंड में मान लो वह 1 मीटर दूरी चला, 2 मीटर चला, या जितनी भी चला, तो उसकी क्या होगी? तात्क्षणिक चाल होगी। यानी कि यहां मैं ये जो कह रहा हूं, जो समय है डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी, ये आपकी तात्क्षणिक चाल है। इसे dx बाय dt भी लिखी जा सकती है। ठीक, तो किसी क्षण वस्तु द्वारा चली गई दूरी को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ एक कोई समीकरण लिखूं, जैसे कि मैंने लिखा x बराबर 2t वर्ग प्लस 4t प्लस 6, कि t बराबर 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक चाल चाहिए, t बराबर 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक चाल निकालो। तो अब आप करना कुछ नहीं है, आपको इसका अवकलन कर देना है। तो dx बाई dt, आप इसका अवकलन करो, क्या हो जाएगा? 4t, और इसका कितना हो जाएगा? 4, 6 का 0। अब t बराबर 2 सेकेंड पर है तो यहाँ वैल्यू रख दो, 4 दूनी 8 प्लस 4, 8 और 4 कितने हो गए? 12। ठीक, तो वेग हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब जब हमने तात्क्षणिक चाल की बात करी तो याद रखना कि आपका जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल को मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है? तात्क्षणिक चाल को मापता है, का पता लगाता है, ऐसा लिखते हैं। आप जैसे ही आप अपनी बाइक में या स्पीडोमीटर में देखते हैं, आपको मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड दिखाया, तो उस क्षण की वह चाल है, तात्क्षणिक चाल को दर्शाता है।
ठीक, इसी टाइप से आप ताक्षणिक वेग के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो वही कहानी है ताक्षणिक वेग की। हाँ, अगर मैं एक समान वेग की बात करूंगा तो एक समान वेग वह है जिसमें दिशा परिवर्तन के बिना, दिशा परिवर्तन किए बिना समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसे एक समान वेग कहते हैं। अब हमारे पास ये वाली कहानी हो गई ताक्षणिक जो है एक समान वेग की हो गई, और एक समान वेग जिसको मैंने कहा कि भाई समान समय में समान दूरी बिना दिशा परिवर्तन के, ना दिशा परिवर्तन के बिना समान समय में समान दूरी। ठीक, ये वाली बात जिस तरह से मैंने पिछली बार भी आपको दूरी विस्थापन जब पढ़ाया था तो ये वाली बात सिखाई थी कि अब यहाँ मैंने ले लिया चाल बड़ा है वेग से बराबर, तो चाल बटे वेग, सदैव इसका अनुपात, चाल और वेग का अनुपात सदैव 1 से अधिक, और वेग व चाल का अनुपात सदैव 1 से कम या बराबर, है ना, सदैव 1 से अधिक या बराबर। चाल व वेग का अनुपात, ठीक है, चाल व वेग का अनुपात सदैव 1 से अधिक या बराबर, और सदैव 1 से कम या बराबर। ये दो बातें अपन, जैसे अपन ने दूरी विस्थापन में है वही वही चीज यहाँ पर भी है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अच्छा, डिफरेंस के तौर पर अगर देखें तो आपको पता है कि भाई चाल जो है वस्तु द्वारा ना एक सेकेंड में तय की गई दूरी को अपन क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, यानी समय, दूरी बटा समय चाल होगी। और वेग की बात करेंगे तो विस्थापन बटा समय हो जाएगी। और चाल धनात्मक और शून्य होती है और वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। ठीक, और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, है ना, ये ध्यान रखना है, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और ये बात हो ही गई कि चाल सदैव जो है दूरी से वेग से अधिक या बराबर होती हैं, उसी टाइप से वेग सदैव चाल से छोटा या बराबर होगा। तो ये तो इसमें तो सामान्य बातें हैं, अंतर में तो कोई बड़ा मामला बनता नहीं है। अब प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है, कि जब वस्तु नियत चाल से चल रही है तब वस्तु का वेग होगा अवश्य नियत रहता है, अवश्य परिवर्तित रहता है, नियत हो भी सकता है, शून्य हो भी सकता है। जब वस्तु नियत चाल से चल रही, अब उसकी चाल फिक्स है, चाल नियत है, चाल नहीं बदल रही, चाल नहीं बदल रही है, चाल नियत है, मतलब तब वस्तु का वेग होगा, हर बिंदु पर वस्तु की चाल फिक्स। ठीक, क्या अवश्य ही नियत रहेगा? वेग अवश्य ही परिवर्तित रहता है, नियत हो भी सकता है, शून्य हो भी सकता है। अब मैं आपको एक वृत्तीय गति का जिक्र करूं, अब वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति में चाल आपकी समान है और वेग आपका बदल रहा है। ये देखो, अगर आप वृत्तीय गति में हैं तो चाल आपकी नियत है पर वेग एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत होती है, वेग बदलता है। बहुत बढ़िया। तो यार अवश्य नियत हो, ये तो गलत हो गया ना, अवश्य परिवर्तित हो, मान लो एक सीधी रेखा में ही चल रहा है तो फिर अवश्य परिवर्तित हो रही है। नियत हो भी सकता है, ये वाला ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें लेके चलना है। अगला प्रश्न है आपका, जब वस्तु नियत वेग से चल रही है तो वस्तु की चाल, अब वेग नियत है, नियत वेग का मतलब है कि जो वेग उसका फिक्स, उसकी दिशा फिक्स है, ठीक है, और जो वेग है वो भी फिक्स है, मतलब जो उसकी मान लो 30 मीटर पर सेकेंड पूर्व है, तो अब ये 30 मीटर पर सेकेंड से पूर्व दिशा में ही चली जाएगी। इसका मतलब चाल यहां पर जब भी आप एक सीधी रेखा में चलें, एक समान वेग से चलें और एक ही दिशा में चलें, बिना मुड़े चले,
तो इसका मतलब उसका जो है चाल भी अवश्य ही नियत रहती है, चाल में बदलाव नहीं होती। यहाँ हो गया वाला मामला नहीं। अगला प्रश्न, अब औसत चाल और औसत वेग के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। मैंने वहां पर औसत चाल और औसत वेग के बारे में बात नहीं करी थी, औसत चाल और औसत वेग के बारे में अपन अलग से बात कर रहे हैं। अब जब औसत चाल की आप बात करते हैं, आप ये एक बात समझ, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। मान के चलो कि हमें इंदौर से कोटा पहुंच, ठीक है, हमें इंदौर से कोटा जाना है। जब आप इंदौर से कोटा जाएंगे और बाय बाइक या बाय कार जा रहे हैं, अब इंदौर से और कोटा के बीच की दूरी में 300 किलोमीटर मान रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है ये, लगभग अपन मान के चले, इंदौर और कोटा के बीच की दूरी 300 किलोमीटर। अब मैं इंदौर से सवेरे निकल गया 6 बजे, अब हम निकले तो बीच में 8 बजे के आसपास हमें भूख लग गई, हम किसी रेस्टोरेंट पे रुके, हमने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर बाद थोड़े आगे बढ़े, कुछ ट्रैफिक जाम था तो उसमें हमें हमारी गति कम हो गई और लगभग हम 10 बजे कोटा पहुंच गए। लगभग 4 घंटों का समय ले लिया। तो 300 बटे अगर 4 करें तो कितना हो जाएगा भैया, 4 7 28, 4 5, हमारी जो औसत चाल निकल कर आई वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और सामान्यतः हम जो शब्द प्रयोग करते हैं कि भाई हम यहाँ से वहां तक औसत चाल हमारी जो थी, लगभग एवरेज स्पीड अपनी ये थी और हम वहां से वहां पहुंच गए। यानी कि औसत चाल में इस बात से इसमें यह देखा जाएगा कि आपकी जो कुल दूरी है और उस आपके पास जो कुल समय अंतर है, कुल दूरी बटे कुल समयांतर, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समयांतर को क्या कहेंगे, औसत चाल कहेंगे। ठीक है, टोटल दूरी होनी चाहिए और उसको आपने टोटल समयांतराल से भाग लगा दिया तो उसे आप औसत चाल कहेंगे। इसी टाइप से जब औसत वेग की बात करें, है ना, थोड़ा सा औसत वेग को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम औसत वेग की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम औसत वेग की बात कर रहे हैं, अब आपको जैसे कोटा से इंदौर से कोटा पहुंचना है मान लो, अब मैं 22 सड़क चलाता हूँ, ये 22 रोड है, ये रोड है आपका, ऐसे करके मान लो यहाँ कोटा। अब आपके पास एक और जो सड़क है वो यहां से आ, ठीक, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है ना। अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने कितना लंबा रास्ता तय किया, हम आपका ये देखेंगे, आपने ये वाला रोड देखा नहीं है, आपको पता नहीं इस वाले रोड के बारे में और आप इस लंबे वाले रोड से आए, आपने 5 घंटे का समय ले लिया 300 किलोमीटर की दूरी में, ठीक है। अब ये दूरी मान के चल रहे हैं हम 300 किलोमीटर है, पर आपने लगभग ट्रेवल किया ज़्यादा, मान लो आपने 1000 किलोमीटर तय किया, पर उस 1000 किलोमीटर से हमें कोई लेना देना नहीं। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे कि भाई 300 बटे हमें आपने लिया 5 घंटे, बोले भैया आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से आए, यानी कि जो विस्थापन औसत वेग है वो होगा विस्थापन बटे कुल समय, विस्थापन बटे कुल समय। बहुत बढ़िया चीज है ये, विस्थापन बटे कुल समयांतर। औसत वेग में कुल दूरी बटे कुल समयांतर और औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समयांतर और औसत वेग में विस्थापन बटे कुल समयांतर, ठीक। औसत चाल और औसत वेग का अनुपात होता है सदैव, देखो यही कहानी जैसे वहां उसमें थी काई में, चाल के अंदर चाल ग्रेटर देन इक्वल टू वेग था, उसी टाइप से इसके आगे औसत लग गया और कुछ भी नहीं है। तो औसत चाल
ग्रेटर देन इक्वल टू औसत वेग। ठीक, तो इसका मान सदैव देखो, औसत चाल और औसत वेग का अनुपात सदैव एक से अधिक एक के बराबर, एक से कम या एक से बराबर, देखो सदैव एक से अधिक या बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि एक से देखो ज्यादा भी हो सकता है, बराबर हो, उल्टा करेंगे औसत वेग बटा औसत समय, तो सदैव एक से कम या फिर बराबर भी होगा। अगला प्रश्न है, एक कण 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में 5 सेकेंड में घूमता है। एक कण 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में 5 सेकेंड में घूमता है। औसत वेग, ये 10 मीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त है, यहां से यहां तक आने में इसको 5 सेकेंड का समय लग रहा है, पर हमें चाहिए औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, विस्थापन बटे त्रिज्या कितनी है हमारी 10 मीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो विस्थापन हो गया 20, 20 बटे 5, 5 20, 4 मीटर प्रति सेकेंड का जो है हमारा औसत वेग। अगले प्रश्न पर देखो, अब हम कुछ बातें और समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये सीधे सीधे फॉर्मूले ही हैं जो मैं बना रहा हूं, बता रहा हूं। यदि कण भिन्न भिन्न चाल v1 v2 v3 से क्रमशः समय अंतरालों t1 t2 t3 से गति करता है, औसत चाल होगी। हमारे पास भिन्न भिन्न चाल v1 v2 v3 है। अब हमारा जो सूत्र है औसत चाल का क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो सबका समय ऐड करेंगे तो t1 प्लस t2 प्लस t3। अब यहां हमें चाहिए दूरी, तो v1 चाल से t1 समय में दूरी कितनी चला, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। चाल आपकी v1 है और समय आपका t1 है, तो क्या हुआ v1 t1। इसी टाइप से t2 समय में v2 चाल से चल रहा था, तो क्या हो गया v2 t2 और v3 t3। ये एक टाइप का आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये कभी भी सीधे सीधे इस फॉर्मूले का यूज करें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कण भिन्न भिन्न दूरियां हैं s1 s2 s3, तो दूरियों को क्या करो, प्लस कर दो, तो s1 प्लस s2 प्लस। अब आपको समय चाहिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर जो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गई हमारी s1, चाल हो गई v1, दूरी हो गई s2, चाल हो गई v2, दूरी हो गई s3, चाल हो गई v3। ये हो गई पिक्चर खत्म। इसको कहते हैं औसत चाल। ठीक, आगे एक व्यक्ति सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी v1 चाल से तय करता है और शेष आधी दूरी v2 से तय करता है, व्यक्ति की औसत वेग होगा। एक व्यक्ति सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी, है ना, हम मान लो कि आधी दूरी को x मान लेते हैं और अगली आधी दूरी को भी x मान लेते हैं। तो प्रथम आधी दूरी जो है x v1 वेग से चली और अगली आधी दूरी जो है v2 वेग से तय करी, तो टोटल दूरी हमारी x और x मिलाकर 2x, x बटे प्रथम आधी दूरी v1 से और x बटे, ठीक, x आपका कॉमन कैंसल और ये v1 v2 हो जाएगा। तो देखो कर लेते हैं, मैं आपको सोल्व भी कर देता हूँ। वैसे अब तो सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, आपको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। तो ये हो जाएगा आपका 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। बहुत बढ़िया, तो ये वाला आपका फार्मूला हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक कार दो स्थानों के बीच प्रथम आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं। संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल होगी। अब दो स्थानों के बीच में जो प्रथम आधी दूरी है वो इतनी चाल है और शेष आधी दूरी की ये चाल है, तो संपूर्ण यात्रा, तो आधी दूरी जो है x है और शेष आधी दूरी भी हमारी x है, तो ये 2x। अभी जो मैंने फार्मूला बनाया था ये वाला फार्मूला काम आ जाएगा, सिंपल सी बात, क्योंकि तय बात वही है। तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कर लो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कर लेंगे, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 30 इंटू 50 अपॉन 30 50 कितना हो गया 80 भैया, 0 से 0 कैंसल और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 300 बटे 8। 8 से देंगे, 8 हम 16, 8 दिया 24, अब बचे कितने 6, 8 आउटी 64, 8 साथी 8 45 है ना, बचे 8 45, 8 छंग 48, 8 साथी 56 है ना, बचे कितने 4, 8 5 40, 37.5।
किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सरल है। अगला, एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आधा रास्ता तय करती है, शेष आधा रास्ता 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो रही है। तो फॉर्मूला हो गया 2v1v2 और इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 40 20 60, ठीक, 2 तिया 6 और ये हो गया हमारे पास 80/3। तो 3 दूनी 6 बचे, यहाँ से 2, 3 छंग 18, फिर 2 बचे, 3 छंग 18, इसको राउंड अप कर लिया, 6 6 6 6 आ रहा है। ठीक, अगले प्रश्न पर, एक सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार की दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है औसत चाल। सीधी सड़क पर चलती हुई कार की दूरी 1/3 भाग, दूरी का 1/3 भाग, एक टोटल दूरी मान के चलो, दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो समय के लिए क्या हो जाएगा भैया, दूरी बटे चाल। तो 1/3 यानी x/3, कितनी चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष, अब 1/3 निकलने के बाद कितना बचा, 2x/3 डिस्टेंस बची। तो 2x/3 किस चाल से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना। जो शेष है आपकी वो है 2x/3 और अगली दूरी चल रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपन 30 कर सकते हैं। तो x/ कितना है ये, 2 × 30 प्लस x/3 × 30, कितना एलसीएम हो गया इनका, 6 3 18 180। अब इससे देंगे भैया तो 6 3 18 3x और 9 दूनी 18 2x। अब ये भिन्न के बटे में वही भिन्न हो जाएगी, तो 180 x/5x, 5 तिया 15 5 छंग 30। तो ये हो रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर में और फिर 4 किलोमीटर पूर्व में चलता है और औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या है यदि यात्रा में 2 घंटे लगे हैं। तो अगर उत्तर पूर्व में चल रहा है तो टोटल जो डिस्टेंस है वो चला 7 किलोमीटर की, और विस्थापन जो हुआ, भाई एक उत्तर में चल रहा है तो उसको जे ले लेंगे और पूर्व वाले को आई ले लेंगे। तो इनका जब इंटू करेंगे तो √9 और 16 यानी कितना हो जाएगा 5। तो विस्थापन हो गया 5 किलोमीटर और समय है हमारा 2 घंटे का। तो 2 आवर का टाइम है। तो जब हमें चाल चाहिए है औसत चाल, तो कुल दूरी यानी कि कुल दूरी है 7 किलोमीटर और समय लगा 2 घंटे का, यानी कि 3.7/2 रहने दो, अपने क्या काम। वेग हो जाएगा आपका 5/2। ठीक, आपको किसका अनुपात चाहिए, औसत चाल और औसत वेग का। 2 से 2 कैंसिल, 7:5। दोस्तों हमने लगभग कोशिश करी है ना, सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने की। अभी हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उससे हमें भी मनोबल मिलेगा और हम भी मेहनत करेंगे और ज़्यादा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।